साथियों, तो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के सेम हूबहू पैटर्न पे ये आप लोग को मॉडल पेपर तैयार किया गया है। जिससे मैं बता दूं आपको, मॉडल पेपर्स ये आप लोग को आधारित है पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था 1 तारीख को यानी 1 अक्टूबर को, उसी आधारित पर ये आप लोग को। तो आइए हम देखेंगे इसमें जिन भाइयों का डाउट रहेगा कि जो 1 अक्टूबर को दिए हैं वो तो समझ में आ जाएगा कि इसी लेवल पे जो है सेम मतलब हूबहू लेवल पे आपका जो है कराया जा रहा है। जिसमें आप लोग कुछ अलग देश से भी प्रश्न आया था, कुछ आप लोग को संविधान से जो आर्टिकल से भाग से सबसे अधिक प्रश्न रहे थे, अर्थव्यवस्था प्रश्न रहे थे। तो यहाँ मैं आप लोग को गाइड करने के साथ साथ प्रश्न को भी आपको हैंडल करने के लिए बताऊंगा। प्रश्न को कैसे हैंडल किया जाएगा, आप लोगों को कैसे समझ में आएगा कि ये पैटर्न पे आधारित है कि नहीं। तो ये इसको जो आपको देखिए सेम जो आप लोग को पैटर्न, तो मैं आप लोग क्वेश्चन नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग को जो 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, जो पिछले साल से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, उसी के अनुसार इस बार जो मैं मॉडल पेपर तैयार किया हूँ उसी के सेम हूबहू आप लोग को ये पैटर्न पे मिलेगा। जैसे कि मैं बता दूं आप लोग को डिटेल्स व्याख्या के साथ मैंने आपको सभी प्रश्नों को आप लोग को सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे, और आप लोग को बताऊंगा। ये पैटर्न आप लोग को देख सकते हैं, आप लोग को यहाँ पे अखिल भारतीय, यहाँ पे सत्यमेव, और ये सुभाष चंद्र बोस, तो इसी टाइप को मतलब सेम हूबहू। जिनका भी आप लोग को अभी तो एग्ज़ाम डेट ही केवल मालूम पड़ा है कि एग्ज़ाम डेट इतने तारीख से 2 तारीख 12वां महीना, 3 तारीख 12वां महीना, मतलब प्रथम पाली में ही आपका अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। शनिवार और रविवार को एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और सेकेंड पाली में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ये जिनका भी पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ेगा ना, पहला दिन पड़ेगा, लेकिन अभी तो मालूम किसी को नहीं होगा मेरा पहला दिन पड़ेगा या सेकेंड डे पड़ेगा, शनिवार या रविवार को पड़ेगा। तो उनसे मैं बता दूं आप लोग इस सेशन से डेली जुड़ जाइए। अगर इस टाइप का सेशन चाहिए आप लोग को, देखिए कहीं भी पढ़ना है हम लोग को, और आप लोग को सिलेबस जो मैं दिया है पैटर्न जो रहा है उसी के अनुसार पढ़ना है। कहीं भी आप लोग टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाइए। देखिए आप लोग को अभी सिलेबस बोलिएगा सर सिलेबस हम कंप्लीट करें, तो आप कंप्लीट करने में लग जाएगा, आपका एग्ज़ाम भी आज डेट आ गया है और एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा सिलेबस करते करते। तो आप डेली मॉक टेस्ट के चक्कर में रहिए कि डेली मॉक टेस्ट हम कैसे अटेम्प्ट करें। और यहाँ पे जो ये मैं मॉक टेस्ट मिलेगा जो आप खरीदने जाइएगा, यहाँ पे मैं फ्री दे देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, लेवल आप लोग को मालूम पड़ जाएगा इसी क्वेश्चन को देखकर, और ये जो आप लोग क्वेश्चन मॉडल पेपर के अनुसार है। और यहाँ जुड़ जाइएगा, जो भी आप लोग को नोटिफिकेशन क्वेश्चंस वगैरह जो होगा अपना जो भी तैयार करते हैं वो क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पे मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, जिनको आंसर आ जाता है वो जरूर आंसर कर लेंगे, और जिनको नहीं आता है वो आंसर वेट करेंगे। पहला क्वेश्चन ये, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आप लोग को कन्फ्यूज हो जाएगा, रवि, सतलज, चिनाब और झेलम। तो श्रीनगर आप लोग को जो है किस नदी किनारे है? तो ये आप लोग का झेलम नदी किनारे। देखिए आप लोग को ये मायने नहीं रखता है कितने कन्फ्यूजन, सबसे ज़्यादा तो आप लोग कन्फ्यूजन क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, और करेक्ट क्वेश्चन कितने याद रखते हैं, कैलकुलेट कितने करते हैं, ये मायने रखता है। तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर ये क्या है स्थित है? श्रीनगर आप लोग को केंद्र शासित प्रदेश जो बन गया 2019 का जो है यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया था। और यहाँ पे सभी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी के जो किनारे है फिरोजापुर है, और लुधियाना जो है सतलज नदी किनारे। ये अगले बार में पूछ सकते हैं या कभी पूछ सकता है आपको। रावी नदी किनारे हम देखते हैं, तो रावी नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? ये तो रावी नदी किनारे जो स्थित है ये लाहौर जो है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ लाहौर जो है ये आप लोग को रावी नदी हो जाएगा। अब चिनाव रह गया। चिनाव जो है आप लोग को जो शहर बचा है, तो चिनाव नदी पे है सबसे बड़ा क्या हो, आपको अभी ब्रिज बन रहा है, सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया है, तो चिनाव नदी पे ही ब्रिज बनाया है। और इस पे कौन से शहर स्थित है इसको आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा नंबर देखिएगा, सोमपैंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? तो आप लोग के सोमपैंस जो आप लोग आदिवासी है कहाँ के लोग हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर दिया है अंडमान के, निकोबार के, लक्षद्वीप के और दादर के। तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाएगा।
ये आप लोग को अंडमान के हैं। ये हमेशा आप लोग को पूछता है। एक सैंडल पीक पूछता है, सैंडल पीक जो किसकी ऊंचाई है, अंडमान निकोबार की ऊंचाई है। ये जो आदिवासी जो हैं सोमपैंस, तो ये आप लोग को अंडमान निकोबार के हैं। अंडमान निकोबार के जो है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे जनसंख्या के बारे में बात मैं बताऊँ कि कितनी जनसंख्या, इतना डीपली तो नहीं पूछेगा। यहाँ पे उसकी जनसंख्या जो है मात्र 200 के करीब में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? कंडाला, मुंबई, विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रम। तो ऑप्शन नंबर तीसरा का राइट आंसर डी हो जाएगा। जो बहुत सारे लोग हैं ऑप्शन नंबर आप लोग ऑप्शन वाइज करना चाहेंगे तो आप लोग जरूर हमसे एक बार कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि ऑप्शन वाइज कराइए, मैं ऑप्शन वाइज कराऊंगा। और त्रिवेंद्रम जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र में शामिल नहीं है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन के और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चौथा नंबर है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? अगर आप जूम करने के लिए कहते हैं तो मैं और जूम करके लगा देता हूँ, इधर आप लोग देखते रहिएगा, मैं इधर आप लोग को आंसर करते रहूँगा। ओके, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आप लोग को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें आप लोग को जलंधर, गढ़ादेश और कुमारचली, इसमें आप लोग जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताऊंगा। 5 मिनट देखिएगा। मिट्टी में खरापन एवं क्षारीयता के समस्या समाधान है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, इसको थोड़ा सा गौर करिएगा। तो यदि हम मिट्टी को खरापन और क्षारीयता दूर करना होगा तो हम क्या इसमें से ऑप्शन करेंगे? मिट्टी को शुष्क, वृक्षोपण समुच्चय अनुसार और खेतों में जिप्सम का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर से भी क्लियर हो जाएगा, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके हम आप लोग को क्या कर सकते हैं? खरापन और क्षारीयता को दूर कर सकते हैं। 6 नंबर दिया है, मेलोकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो मेलाकाइट किस धातु खनिज है? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, तांबा का, चांदी का, मैग्नीशियम का, लोहा का। यदि आपको ऑप्शन आता है तो जरूर इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आइए हम आपको क्लियर करते हैं। मेलोकाइट जो है आपको तांबा का है। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे तांबा के लिए मैं बात करूँ तो तांबा के कौन कौन से आवश्यक हो जाएंगे? तो ये केलोपेराइट होता है, केलोपेराइट, कैल्कोपेराइट, कैल्कोपेराइट हो जाएगा, कैल्कोसाइट हो जाएगा, कैल्कोसाइट हो जाएगा, मेलेकाइट हो जाएगा, मेलेकाइट हो जाएगा, और एजुरोपराइट और क्यूपराइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट में इसमें क्यूपराइट सबसे ज़्यादा पूछता है, क्यूपराइट, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है क्यूपराइट। तो अपने ये भी जो देखिए स्पष्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा क्या होते हैं, ये देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये आप लोग का किसका होता है? लोहा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो 7 नंबर का क्या हो राइट आंसर हो जाएगा? 7 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रपति जो क्या करते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो ये आप लोग राष्ट्रपति को सौंपते हैं। जो भी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होंगे वो अपना इस्तीफा देंगे तो राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति को देते हैं। अब इनकी, अब मैं बता दूं इनकी जो एज जो होना चाहिए, राष्ट्रपति की एज पूछे, उपराष्ट्रपति की एज पूछे, राज्यपाल की पूछे, यानी गवर्नर की पूछे, तो सभी का एज आप लोग को 35 साल होना चाहिए। प्रधानमंत्री या लोकसभा के लिए पूछे तो ये 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम शपथ की बात करें तो शपथ के लिए हम, और ये संघ लोक सेवा आयोग जो बात करेंगे आर्टिकल, तो आर्टिकल 316 इनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? तो क्या है आपसे सबसे अच्छा मापदंड है? तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग को ऐड क्या करिएगा, जो भी देखिए ऑप्शन नंबर है राष्ट्रीय औसत प्रति आयात और निर्यात। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या हो सकता है? तो इसमें से ऑप्शन वाइज हम क्लियर करेंगे। अब इसको देखिए, राष्ट्रीय आय,
आयात आय, निर्यात आय, तो ये निर्यात से नहीं होता है और ना ही आयात से और राष्ट्रीय आय से। प्रति जो होता है ना, प्रति व्यक्ति औसत आय जो होगा, इसी से हम लोग सबसे अच्छा मापदंड ये माना जाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब जो है, मतलब राष्ट्र की जितनी भी इनकी में निर्यात और आयात जो होता है, उनके ऊपर जो इनकम की आयत हो, उससे संबंधित आपको ये बारे में कहा गया है। 9 नंबर देखिएगा, कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो यहाँ सबसे कम और सबसे अधिक, जो सबसे नज़दीक है वो कम समय लेगा। तो देखिए, जो सबसे नज़दीक है यहाँ पे सूर्य हो गया, और जो सबसे नज़दीक है कौन से, बुध होता है। तो ये भी क्या होता है, ये इसका जो विपरीत होता है। तो जो नज़दीक होगा क्या होगा, अधिक समय लेगा, तो समय के अनुसार अधिक लेगा। और ये सबसे कम समय में चक्कर मार पड़ता है, तो ये टोटल 88 दिन में चक्कर मार लेते हैं। टेट परीक्षा में प्रवेश के लिए ली जाती है एनडीए में, आईटीआई में, आईआईएमएस में, एम्स में। 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर जो हो जाएगा, एम्स में की ली जाती है। कैट परीक्षा किस में प्रवेश की ली जाती है, तो एम्स में ली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं से नहीं छूता है? तो कौन सा ऐसा राज्य जो छत्तीसगढ़ सीमाओं को नहीं छूता है? बिहार की बात करें तो देखिए, बिहार जो छूता है आपको नेपाल हो गया, आप लोग को नेपाल के बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है छत्तीसगढ़ राज्यों को सीमा को नहीं छूता है। तो 11 नंबर का मैं राइट आंसर कर देता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आप लोग को पश्चिम बंगाल जो नहीं छुएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा शहर जो आपको कस्बा अहमदाबाद से सबसे दूर है? तो ये 12 नंबर का आंसर भी, ये भी आप लोग को इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये आप लोग को मैं नहीं बताऊंगा, हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को भी देखना है कि आपको, ये इसका कोई सीमा नहीं है कि कब कैसा क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछ दे। अगर सीमा होता तो मैं जरूर बता देता। यहाँ से क्वेश्चन, निम्न से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है, तो आप लोग को देखिएगा 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर राइट डी आंसर हो जाएगा। और गांधी सागर परियोजना जो है आप लोग को पावर चंबल घाटी से संबंधित है। चंबल की घाटी पर कौन सा सागर बांध है? गांधी सागर बांध आपको पूछ सकता है। झारिया रानीगंज गिरिडीह कोबरा छिंदवाड़ा कौन से संबंधित है? मैग्नीज से, कोयला से, क्षेत्र नाभिकीय शक्ति से। तो इसमें रानीगंज जो गिरिडीह दिया, कोरबा दिया, छिंदवाड़ा भी दिया है। तो देखिए, छिंदवाड़ा जो मध्य प्रदेश में है, रानीगंज आप लोग को मैं बात करूँ तो ये रानी खेत तो आप लोग को उत्तराखंड में हो जाएगा। रानीगंज पश्चिम, ये झारिया जो आप लोग को झारखंड, कोरबा उड़ीसा में हो जाएगा। तो इन सभी इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे अब 14 का आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो जो भी आप लोग को यहाँ पे देख रहे झरिया, तो आप लोग जानते हैं किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो रानीगंज से नहीं जानते, छोड़ दीजिए इसको। छिंदवाड़ा देख लीजिएगा, गिरिडीह से देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन 2 ऑप्शन मैच करेगा ना, तो आपको समझ में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कोयला से संबंधित है झरिया, तो आप लोग जानते ही होंगे झरिया। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्र ईवीएम द्वारा मतदान संपन्न हुआ? मतलब कौन सा ऐसा लोकसभा चुनाव था, मतलब कौन सा नंबर की था जो टोटल ईवीएम द्वारा ही संपन्न हुआ है? तो आप राइट आंसर 15 का आपका जो हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब पूछा जाएगा सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये आप लोग को सर्वप्रथम चुनाव जो हुआ था, इसमें 14वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था, इसमें ईवीएम का प्रयोग हुआ था। ये कब हुआ था? 2004 में हुआ था। और ये इसका तो भारत में पहली बार जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आप लोग का इसका हो जाएगा, ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ईवीएम का सर्वप्रथम अगर प्रयोग कब किया गया था? तो 1982 में मैं बताया था, जैसे कि केरल में हुआ था, ये आपको ये भी याद रखना है। तो ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। ये आपका इम्पोर्टेंट था। अब कुछ चुनाव से संबंधी हम बात करते हैं। चुनाव इस समय वर्तमान इसका फ्रंट हेड जो है ना, वो राजीव
राजीव जी हैं वर्तमान में। और कौन से 15वें भाग 15 में चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। महिला के बारे में पूछा जाए तो प्रथम महिला कौन थी, तो रामा देवी थी। 16 नंबर देखिएगा, यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। तो निम्नलिखित में से 16 नंबर कह रहा है, मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति जिसने कहा था कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। तो 16 का राइट आंसर आप लोग को बताना है किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं प्लेटो, बी कह रहे हैं अरस्तुत, हबस, और सी डी कह रहे हैं रूसो। ये अरस्तुत ने कहा था। देखिए अरस्तुत को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। और ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और अरस्तुत जो थे सिकंदर के क्या थे, गुरु थे। किसके गुरु थे, सिकंदर के गुरु, और प्लेटो के शिष्य थे। और ये कहाँ से थे, यूनान से थे, यूनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। याद रहना चाहिए ये क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। किसने कहा था कि मनुष्य जो है प्राकृतिक सामाजिक प्राणी है, तो ये आप लोग को अरस्तुत है। प्लेटो बहुत लोग मारते लेकिन प्लेटो नहीं। याचिका जैसे परमदेशबंदी प्रतिक्षण जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो 17 का राइट आंसर बताइएगा किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर दिएगा राष्ट्रपति द्वारा, भारत के महानदी द्वारा, उच्च न्यायालयों के द्वारा और मंत्रिमंडल द्वारा। तो रिट जो जारी करते हैं, तो देखो रिट किससे संबंधित है, आप लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित होगा, न्याय से संबंधित है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय 17 जो दिया है आप लोग को, 17 का जो है उच्च न्यायालय द्वारा ही क्या करते हैं, रिट जारी किए जाते हैं। मतलब किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा ये जारी किए जाते हैं। कितने रिट, 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं। राष्ट्रपति बताएं, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का ये क्या होता है, सर्वोच्च होते हैं। 18 नंबर का कौन सा अवशिष्ट अर्जन है, तो 18 नंबर का आंसर करिएगा। तो अवशिष्ट अर्जन है, तो ये क्या है, ब्याज दिया है, लाभ दिया है, किराया दिया और मजदूरी। ऑप्शन नंबर डी जो है ब्याज का है, अवशिष्ट अर्जन इसका। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें आप लोग को पॉलिटिक्स मिल जाता है, अर्थव्यवस्था से मिल जाता है, भूगोल मिल जाएगा, इतिहास मिलेगा, जीव विज्ञान मिलेगा। तो सभी क्वेश्चन आप लोग को इसमें एक साथ इंक्लूड है। और आप जो सिलेबस तैयारी करेंगे तो एक ही कोई सिलेबस में 1 घंटा 2 घंटा समय लगेगा, और इसमें से आप लोग को सभी को मिल जाता है। तो ये मैं कहूँगा कि आप लोग डेली टेस्ट सीरीज लगाना है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, नेक्स्ट जो आप लोग को मैं बोलिएगा, तो SW में आप लोग को यहाँ पे दे देता हूँ 3 क्वेश्चन आप लोग को SW में। कल ये मैं एक सवाल कराऊंगा SW में के ऊपर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ये आप लोग को SW के ऊपर है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी। और ये 1857, ये सभी क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट है। ये मैं आप लोग को SW में दे रहा हूँ, और ये आप लोग को फ्री में आप लोग को ईबुक के तौर पर आप लोग को टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में है, आप लोग जाके देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। इसका कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। तो ये वीडियो को अंत में मैं कहूँगा, जो भी भाई लोग बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं वो हमसे जुड़े। और जो भी आप लोग को सुझाव राय है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये मैं नहीं मानता हूँ, ये आप सभी का प्लेटफॉर्म है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और देखिए आप अगर एक व्यक्ति अपना जो है पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है, और मतलब सब चीज़ में समझिए कि आप लोग को एक ही मतलब अथी करता है। तो जो आप लोग को एनालिसिस वगैरह से लेकर जितने भी आप लोग को इशू प्रॉब्लम सॉल्व यहीं से आप लोग को हो जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा भैया लोग, हमारे जितने भी बिहार पुलिस पढ़ाई करने वाले हैं या तैयारी करने वाले हैं, जो भी आप लोग कभी तैयारी में लगे हुए हैं, एक पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी जारी करना, जब तक आप लोगों को सफलता का नहीं मिल जाता तब तक आप लोग को तैयारी करते रहना है। तो उनसे मैं ये कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें। हमारे जो भी दोस्त यार भाई लोग हैं वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे।
जो भी आप लोग को डाउट लगता है, इशू लगता है, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय रखिए और पूछिए, इससे कोई मुझे पड़ता है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में आप लोग को टाइम से जो भी आप लोग कमेंट करिएगा उसका आंसर टाइम से मिल जाएगा। और ये लिंक का मैं जो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का है वो लगा दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर लीजिए।